कहने को वो हमारी नौकरानी थी, मगर चेहरे मुहरे से किसी आला खानदान की दुख्तर लगती थी। पर वो कारस्सी जरा अच्छे कपड़े पहन लेती तो हम बहन भाइयों में से लगने लगती। यह तमीज़ करना मुश्किल हो जाता कि वो खान बहादुर साहिब की खात्मा है या हवेली के बच्चों में से कोई है। जब मैंने होश संभाला वो मुझे अपने ही आंगन में हंसती खेलती नजर आए। अम्मा भी इसको औलाद जैसा चाहती थी। कहती थी कि समी छोटी सी थी कि इसके माँ बाप हैजे से एक साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। समी के वालिदैन चूँकि हमारे पुराने मुलाजिम थे, लहज़ अलबकौल अम्मा उन्होंने तरस खाकर इस बच्ची को घर में रख लिया था। बाबा तो लिखपाल थे ही और भी कई उनके दर पर पिल रहे थे, सो एक यतीम बच्ची और सही। ये कोई चौंका देने वाली बात ना थी। समी के अलावा और भी कई मुलाजमाएं हमारी हवेली में रहती थीं। किसी के जिम्मा झाड़ू बोहारी तो किसी का काम कपड़े धो धुला के इस्त्री कर रखना, कोई गंदुम साफ करने और धान फटकने के वास्ते, तो कोई अम्मा और दादी के पीर दबाने को। जमींदार तो अपने इलाके का बादशाह होता है और मुजारे उसकी रियाया। बचपन दौड़ता है गत्ता नजरों से ओझल हो गया। मैं और समी छप्पन छपाई और कुकड़ा छपाई खेलते बड़े हो गए। मेरी बहन अर्जुमंद बानो, समी और भाई शकीब बहादुर, हम चारों की चौकड़ी में से भाई शकीब को बाबा जान ने मैट्रिक के बाद पढ़ने को शहर भेज दिया तो हमारी टीम भी टूट गई। अब शकीब भैया के बगैर मेरा किसी खेल में दिल ना लगता और यही हाल समी का भी था। मैं तो नग और बुर्श से तस्वीरें बनाकर दिल बहला लेती और वो घर के काम काज में मसरूफ हो जाती। शकीब भैया तो लाहौर की रौनकों में गुम हो गए। रुपए पैसे की कमी ना थी, पढ़ाई तो मशगला था। सैर और तफरी करते, रुपए उड़ाते, कम हो जाते और मंगवा लेते। आज का गम ना कल की फिक्र। दोस्तों के साथ खुश थे। तालीम के 4 साल पलक झपकते गुजर गए। अब उनका दिल लाहौर का हो रहा था। भला इस छोटे से गांव में क्या रखा था, मगर बाबा की बड़ी जमींदारी थी। सो भैया को वापस तो आना ही था क्योंकि जमींदारी उन्हीं को संभालनी थी। जिस रोज भी लाहौर से लूटे, समी भी मीर तरह खुश खुश फिर रही थी। वो आज घर के काम में खुसूसी दिलचस्पी ले रही थी। अम्मा जान के साथ शकीब की पसंद के खाने बनवाने में मदद कर रही थी। इस वक्त मैं बरामदे में समी से बात कर रही थी जब भैया अचानक घर के अंदर आए। इनको देखकर समी जैं और फिर पीठ मोड़कर अम्मा के पास किचन में चली गई। आज भी मुझे को वो इसका धीरे धीरे चलना और काजल से पाकीज़ा धुली धुली आंखों से पलकें झपकाना याद है। इसकी भैया को देखने की फरिश्तों ऐसी मासूम छप तो मेरे दिल में खूब कर रह गई थी। भैया ने आते ही मेरे सर पर प्यार किया और अम्मा का पूछा। मैंने बावर्ची खाने की तरफ इशारा किया। वो सीधा उधर गया और माँ के गिले लग गया। अचानक इसकी निगाह उठी। समी करीब खड़ी मुस्करा रही थी, तभी भैया ने इसकी खैरियत पूछी। वो शर्मा गई। बचपन में साथ खेलने वाली आज शर्माई तवास को अजनबी सी लगी। इसके साथ ही एक नया रूप इसके चेहरे पर था। शकीब को तो वो एक गैर अहम शय की मानंद याद ना रही थी, लेकिन समी के चेहरे की दमक बता रही थी कि इसको शकीब का बहुत इंतजार था। शहर में शकीब ने कितने ही हुसैन चेहरे देखे थे, लेकिन किसी चेहरे ने भी मेरे भाई के दिल को नहीं लुभाया था। लेकिन आज उनको एहसास हुआ कि गांव में रहने वाली लड़कियां सादगी के बावजूद हसन की तस्वीर होती हैं। मैंने महसूस कर लिया कि समी की कशिश रफ्ता रफ्ता मेरे भाई की मसहूर करने लगी है। वो और लड़कपन में गया था और अब माशाअल्लाह 21-22 बरस का हो चुका था। एक ही घर में रहते हुए कई ऐसे मौके आए जब उनको तन्हाई मुयस्सर आई, लेकिन मेरे भाई के दिल में इस लड़की का एक ख़ास मकाम और एहतराम था। मैंने इसे समी से कभी गलत अंदाज से मुखातिब होते नहीं देखा था, मगर अब वो पहले वाला अंदाज भी ना रहा था। उनके रोई से उनका अलगाव जाहिर होता था। बचपन की इस साथी की तरफ दिल के जाने कौन से रिश्ते उस्तवार हो गए थे कि शकीब इसको के पहुंचाने या बर्बाद करने का तसव्वुर ना कर सकता था। वो इसको जायज़ तरीके से अपनाना चाहता था। शकीब भूल गया कि वो हमारी नौकरानी की बेटी है। वो समी को अपनाने का सोचने लगा और उसने अपनी इस सोच को सबसे पहले मुझ पर आश्कार किया। कहने लगा, दर शहवार प्लीज तुम मेरी मदद करो, देखो वो मेरी ही नहीं तुम्हारी भी तो बचपन की साथी है। शकीब के जज्बात को मैं समझती थी, मगर जानती थी कि वो गलत नहज पर सोचने लगा है। ऐसा मुमकिन न था। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी की बेटी को भला मेरे वालिद क्यों कर बहू का दर्जा देते।
इकलौता होने के नाते वालिदैन जल्द ही बेटे का सेहरा देखना चाहते थे, लेकिन वो जहाँ रिश्ता लगाते भैया इनकार कर देते। अपनों को छोड़कर मेरे वालिदैन ने बिलाखिर गैरों में खूबसूरत लड़कियों के नाम लेने शुरू कर दिए। पहले तो हम में से किसी की समझ में ना आता था कि मीर अबे अच्छे अच्छे घराने की खूबसूरत लड़कियों को क्यों ठकराता है, मगर गौर करने पर जान लिया कि इसकी वजह समी है और वो इसी से शादी करना चाहता है। तभी भाई से पूछा तो इसने दिल की बात मुझ पर आश्कार कर दी। ये बात मैंने अव्वल किसी को न बताई, अलबत्ता एक रोज़ मौका मिलते ही समी की बाह पकड़ ली। वो घबरा गई। मैंने कहा, हाँ गिबर अलिफू नहीं, मगर मुझे सच बता दो, क्या भाई ने तुमसे शादी के लिए कहा है? तुमने इससे कोई बात की है? अगर तुम दोनों के दरमियान इस मसले पर बातें हो चुकी हैं तो मुझको ज़रूर आगाह करो। बिल्कुल भी मुझसे कुछ न छुपाना था कि मैं तुम्हारी ज़बान बनूं, तुम्हारी मदद कर सकूं। बाबा जान मेरी बात नहीं टालते। मैं बस यही कहूंगी कि मैं समी को चाहती हूँ और उसको भाभी बनाना चाहती हूँ। उम्मी को भी हमनवा कर लूंगी। वो कहने लगी, शहवार आपी, खुदा के लिए ऐसी बात किसी से न कहेगा, वरना खान बहादुर साहिब मुझको जिंदा न छोड़ेंगे। वो समझेंगे मैंने ही शकीब को बाकआ है, हालांकि मैंने उनसे कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा कहते हुए वो कांप रही थी। इसको इस कदर खौफ ज़दा देखकर मैं तड़प गई। वो रोने लगी तो मैंने हौसला दिया, समी देखो, कभी वालिद साहब ने तुमको डांटा है, कभी सख्ती की है? नहीं ना। तो फिर तुम क्यों इतना डर रही हो जबकि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है? ठीक है, तुम राजी नहीं हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती। अब शकीब को भी समझाइए, न जाने वो क्यों ऐसा सोचने लगे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। मैं तो उनको भाई कहती हूँ। अच्छा, मैं समझा दूंगी। इस वक्त वो बहुत कर्ब में थी और मैं उसको तकलीफ पहुंचा रही थी, जबकि मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आखिर में भी तो इससे मोहब्बत करती थी। इसका डरना भी बजा था। बाबा जानकार अभी इतना था कि सभी उनसे कांपते थे। जब वो घर में होते ऐसा सन्नाटा तारी हो जाता। मेरी माँ तक की मजाल ना थी कि उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती। अगर कोई उनसे लाड कर सकता था तो वो मैं थी, और मैं भी एक हद तक अपनी बात पर इसरार जारी रख सकती थी। शकीब भाई तो उनकी उम्मीदों का मरकज़ थे, बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, ताहम वो बाज़ मामलात में इस उसूल के कायल थे कि औलाद को खुला को सोने का नवाला। और देखो शेर की निगाह से एक रोज़ उन्होंने शकीब को बुलाया और बोले, बेटे मुझको अपने दिल की बात बता दो। अगर तुमको शहर में कोई लड़की पसंद आ गई है तो कोई हर्ज नहीं है, इसके वालिदैन से मिलवाओ। लोग ठीक ठाक हुए तो मैं तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मुझको पसंद की शादी पर कोई एतराज़ नहीं, मगर लड़की नेक किरदार और नेक अतवार होना चाहिए, और जिन हाथों में इसकी परवरिश हुई हो वो भी ख़ानदानी लोग होने चाहिए। शहर में तो नहीं, ऐसी लड़की गांव में है बाबा जान, जो मुझे पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की नेक किरदार और नेक अतवार है, और जिन्होंने परवरिश की है वो भी ख़ानदानी लोग ही हैं। कौन है वो लड़की? आप इसको जानते हैं, आपकी देखी भाली है, अपने और अम्मा जान ने ही इसकी परवरिश की है। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। बाबा जान, घर में एक यतीम लड़की को आपने और उम्मी जान ने औलाद की तरह पाला है। इसे यतीमी का एहसास नहीं होने दिया, मगर उसके मुस्तकबिल का क्या सोचा है आपने? इस बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है, यह हमने सोचना है और हम सोचेंगे। तुम अपनी बात करो। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। क्या ये नहीं हो सकता कि जिस लड़की को अपने बच्चों के साथ पाला है, इसको अपनी बेटी के जैसा समझा है, इसे अपनी बहू भी बना ले? ये नहीं हो सकता। ऐसा ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? टाट को जिस कदर भी संभाल कर रखो वो टाट ही रहता है, मखमल नहीं हो सकता। और तुम मखमल में टाट का पैबंद लगाना चाहते हो। लेकिन बाबा जान, बस इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। क्या तुम ये चाहते हो कि सारा गांव मुझ पर हनिया उंगली उठाए कि जिस लड़की को पना दी, लावारिस जानकर परवरिश की, इसके साथ खान बहादुर के बेटे ने मरासिम बना लिए तो उनको इस मुलाजमा की बेटी को बहू बनाना पड़ गया? हमारे रहम और नेकी को भी लोग गलत रंग देंगे और बेपर की उड़ाएंगे। तुम्हारी शादी खानदानी लोगों में ही होगी। नौकरों की औलाद को हम बहू बनाकर छप्पर खट पर नहीं बिठा सकते, समझे? अब चले जाओ मेरे सामने से,
आइंदा इस किस्म का सवाल लेकर मेरे सामने हरगज़ मत आना। साहिब बहादुर का गुस्सा बढ़ते देखकर आफियत इसी में थी कि शकीब मजीद उनके सामने न ठहरे, और वो ठहर भी ना सका। बाबा जान के कमरे से मेरे पास आ गया, नर्इस और परेशान। सुनोगी तुम? क्या कहा है बाबा जान ने? सुन चुकी हूँ। तुमको उनके कमरे में जाते देखा तो बरामदे में कान लगाए खड़ी हुई थी। अब बताओ, कैसे सीधी उंगली से घी निकलेगा? धीरज रखो शकीब भैया। तुम मुझसे 2 साल बड़े जरूर हो, मगर अक्ल में मेरे बराबर ही हो। जल्दबाजी मत करो और सब्र से काम लो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। बात क्या बिगड़ जाएगी? बात तो बिगड़ गई है। बाबा जान जो कह देते हैं फिर इससे बटते नहीं। तुमने कोई उठ पिटन कदम उठाया तो जान लो कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। समी बेचारी बेमौत मारी जाएगी, जिसका हमारे सवा और कोई है भी नहीं इस दुनिया में। मैंने शकीब को समझाया, चुप रहने से भी तो मसला हल नहीं होगा। वो चुपके से इसकी किसी और शादी कर देंगे। चुपके से क्यों? बांग दुगुल करें तो फिर इनको रोकने वाला कौन है? उनको हमारे डर तो नहीं पड़ा है, लेकिन दर शहवार तुम देख लेना, मैं भी चुपका नहीं बैठ जाने का। मैं समी से शादी करके रहूंगा। अब फिर इनको बता देना कि हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा, और ये ढूंढते रह जाएंगे अपने इस वारिस को। कैसी बातें कर रहे हो शकीब? मुझे डर है कि तुम्हारी ये जज्बाती तबीयत हम सब की जिंदगी में कोई भौचाल ना ले आए। बहरहाल मैंने बाबा से बात करने का यकीन दिलाकर इस वक्त अपने भाइयों को तसल्ली दी, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस वाक़ये के 10 रोज़ बाद जब बाबा शहर से लूटे, मुझे लगा वो अच्छे मूड में हैं। ये वो वक्त था जब बहुत अक्ल से काम लेने की ज़रूरत थी। भाई से वदा कर चुकी थी, सो बाबा जाना के पास जा बैठी। बात करने को अल्फाज ढूंढने लगी, गला सूख रहा था, थूक भी ना निगला जाता था। सोचा आज अच्छे मूड में हैं, न जाने फिर मेरी बात सुने ना सुने। मैंने बात शुरू की, बाबा खान, मुझे आपकी मोहब्बत और फयाजी से ये उम्मीद है कि आप मेरी बात को ना ठुकराएंगे। मैं जानती हूँ आप मेरी किसी बात को ठुकराते नहीं हैं। ये कहकर मैं चुप हो गई। हाँ हाँ मेरी बेटी रानी, क्या कहना है कहो। वो शफकत से बोले। बाबा जान, दरअसल मैं कमी के बारे कुछ कहना चाहती हूँ। पता है आप मालिक हैं और वो गरीब की बेटी है, मगर है तो इस खुदा की बनाई हुई के जिसने हमको दौलतमंद बनाया है। अभी मैं इब्तदाई को जहन में तरतीब दे रही थी। खेतों में ना जाए, ये सर्दियों के दिन थे। सोनी के घर मेहमान आ गए, वो सारा के घर इसको आगाह करने न जा सकी। इसने सोचा कि शानी खुद इस मामले का ध्यान करेगा। उधर अकबर खान का एक अहम केस लगा हुआ था, जिसमें शानी ने लाजमी गवाही देनी थी। इसने अकबर को कहलवा दिया कि वो नहीं आ सकेगा, केस की पेशी ले ले। अकबर खान खुद इसके पास आ गया, कहा कि गवाही की यह अहम पेशी है, अभी वकील के पास चलूँ, मैं घंटा भर में तुमको वापस ले आऊँगा। दोस्ती से मजबूर होकर वो खान के साथ चला गया, लेकिन वापसी में देर हो गई। वो सारा को मना करने न जा सका। अब एक ही हल था कि वो खुद इस जगह बैठ जाए जहां सारा ने साजिद से मिलने आना था। शानी वहां जाकर बैठ गया और सारा का इंतजार करने लगा। शाम से रात हो गई, तभी वो आती दिखाई दी। जो नहीं शानी के करीब पहुंची, इसके भाइयों ने जो झाड़ियों में छुपे हुए थे उन पर हमला कर दिया। हमला नाकाम क्यों कर होता? 3 भाई ताक में बैठे थे और 3 कुल्हाड़ियां चली थीं। सारा के साथ शानी बेकसूर सिर्फ लड़की को बचाने और साजिद का पैगाम उसे देने की वजह से मारा गया कि काश वो साजिद की जगह वहां न बैठता। बेशक सारा को पैगाम न मिलता, बेशक वो अकेली आती तो शायद इसके भाई इसे अकेला बैठे देख कर न मारते, या फिर जान से मारने की बजाय वैसे ही मारते हुए घर ले जाते। मगर अब तो शानी पहले से मौजूद था और सारा का आना यही यकीन दिलाता था कि वो रात के अंधेरे में घर वालों से छपकर शानी से मिलने आ गई है। साजिद तो बीच गया कि खुदा को इसका बचाना मकसूद था, लेकिन दोस्त की जगह वो कुर्बान हो गया। हालांकि वो तो सारा को बहन जैसी जानता था, तभी तो इसकी जान बचाना चाहता था, मगर जो जान लेने के इरादे से निकले थे उन्होंने दरेग न किया। इस पूरे किस्से में कहीं साबित नहीं होता कि कत्ल हो जाने वाले कसूरवार थे या उन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया था, लेकिन देहात में लोग जरा से शक पर भी जान के दर पे हो सकते हैं, खुसूसन जब मामला बेटी या बहन का हो।